Hi guys, I welcome you all to this new initiative by Movement Care Lab where we're trying to deal with the new topics, the questions which are left unanswered for many of us, right? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें पता है कि दे एग्जिस्ट एंड क्या चूज़ करना है ए और बी और बट फिर भी हम कंफ्यूज्ड हैं वी डोंट नो द राइट sources to deal with this question or we don't know the appropriate way to deal with it, right? And this youtube videos uh, through youtube videos we will try to guide you the best way possible regarding the different questions we have in a clinical query. Okay, the first topic which I was very keen to start is shoulder impingement, and the title in front of you guys is as usual as what a myth or a reality. And to introduce myself, I'm Shivam Sharma. I am a sports physiotherapist and a clinical researcher. So, and I'm also heading MCL presently. And we started this whole journey of MCL last year to promote research-based, evidence-based practice into the physiotherapy professionals and also the other musculoskeletal professionals. The education we are trying, the knowledge we are trying to push, which we extract from the research articles, which we extract from the different guidelines which other countries use, which is definitely the gold standard ones. Uh, we tried, we are trying to push that in India also now, and push in the sense we want to motivate you guys that how a research question should or a clinical question should be dealt with, right? So before we start with uh, this whole question of shoulder impingement, or it is a theory, it's a myth or a actual reality, I want to start with EBP. So evidence based practice, बहुत सारे लोगों ने इस वर्ड को रिसेंटली सुना है ना, कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है या जो भी है, एनीथिंग एनी सॉर्ट ऑफ दिस. सो to guide you guys, I have made one or two slides to maybe introduce you about EBP. So EBP is about using the best available evidence from multiple resources to optimize decisions, right? तो बेस्ट रिसोर्सेज का अब यूज़ करके अपने जो डिसीजंस है अपने क्लिनिक पेशेंट्स के टुवर्ड्स आपको वो इम्प्रूव करने हैं. एविडेंस बेस्ड इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लुकिंग फॉर प्रूफ, इट इज़ फार टू एल्यूसिव. मतलब सिर्फ प्रूफ ढूंढ लेना कि ये कंडीशन में ये चीज़ काम आएगी एंड इस पेपर से मैं इसको रेफ़र कर रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मतलब ये है कि अगर वो आपको वो प्रूफ मिला है, वो पेपर में आपको मिला है, आपके कंटेक्स्ट में आपके एक्सपीरियंस के साथ और पेशेंट के एक्सपेक्टेशन के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट? दिस इज़ द होल फिगर विच वी कैन सी ऑन स्क्रीन, दैट इज़ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. उसके 4 पिलर्स हैं, है ना. वर्क बेस्ड ट्रायल एंड एरर टेस्टिंग, प्रैक्टिशनर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, फीडबैक एंड द पीयर रिव्यूड रिसर्च. तो पीयर रिव्यूड रिसर्च जो रिसर्च पेपर्स हैं वो भी एक कंपोनेंट कवर करते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली, पर वो सिर्फ एक कंपोनेंट है. उसके बाद फीडबैक क्या आ रहा है पेशेंट का, आपका जो ट्रायल एंड एरर है उसको आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तो पेशेंट पे काम किया या नहीं किया, प्रैक्टिशनर का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ क्या है. ये चारों चीज़ें मिलकर एक पेशेंट को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके, और इसमें से मोस्ट ऑफ द जनता फ़िलहाल क्या कर रही है, दे आर फोकसिंग ऑन द एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस. एक ही पिलर चूज़ करते हैं हम हमेशा. मतलब कि इट्स लाइक कि सेंटर्ड अप्रोच से अच्छा है हम वी हैव एन ब्रॉड अप्रोच, और एक क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें इन चार चीज़ों का पता होना चाहिए, नॉट जस्ट वन सिंगल फैक्टर, राइट? सो हाउ डज इट वर्क, है ना. प्रोफेशनल टीम, इंटर प्रोफेशनल टीम्स हैं जो हमारा टीम वर्क होता है जिसे हम कहते हैं, या हमारा जो टीम बेस्ड अप्रोच है, उसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेरी है, इंक्वायरी आई है हमारे पास, ठीक है. उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाएंगे, फिर एविडेंस उसके साथ लाएंगे, फिर उस एविडेंस को ट्रांसलेट करेंगे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में.
इन सब के बीच हमारे पास जो लर्निंग्स आएंगी वो इंक्वायरी को और रिफ़ाइन करेंगी, उस क्वेश्चन को और रिफ़ाइन करेंगी, ठीक है। फिर उसको प्रैक्टिस करते करते हमें पता चलेगा कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या नई चीज़ें आ रही हैं, है ना। एंड देन इट ऑल व्हेन इट जब भी कोई एविडेंस आता है उसको वो प्रैक्टिस होता है बार बार, उस पर काम किया जाता है बार बार, उसको रिफ़ाइन किया जाता है बार बार, और इन सब चीज़ों के बाद रिफ़ाइन होने के बाद री प्रैक्टिस करने के बाद ट्रांसलेट करने के बाद इट अकर्स इनटू द बेस्ट प्रैक्टिस, राइट। आज की डेट में हम बोलते हैं कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर व्हाट शुड आई से, अभी तक बहुत कम बेस्ट प्रैक्टिस के हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं, बट फिर भी अगर मैं बोलूँ कि कोई एक बीमारी है उसके लिए ये जो पर्टिकुलर ड्रग है दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, है ना। न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स के लिए, पार्किंसन पेशेंट्स के लिए लीवोडोपा बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, सबसे इनिशियल ट्रीटमेंट वही यूज़ होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड। तो वो बेस्ट प्रैक्टिस से आया है ना। वो सब उस पर रिसर्च हुआ, उस पर ट्रायल्स हुए, उस पर काम हुआ, उसमें जो गलतियाँ मिली गलती को ठीक किया, फिर उस पर काम किया, फिर जाके वो बेस्ट प्रैक्टिस पे गया। बेस्ट प्रैक्टिस पे भी नहीं रुका, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट्स आई, फिर जो उससे जो हमारे पास चीज़ें मिली उसको हमने इंक्वायरी में लेके गए वापस, फिर उसको हमने फिर से पूरा जो टीम वे बेस्ड वर्क है कि कुछ लोग उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, कुछ लोग उसको रिसर्च कर रहे हैं उस पर, और कुछ लोग उसको रिफाइन कर रहे हैं। दिस ऑल थिंग्स मेक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अप्रोच इन पॉलिसी मेकिंग स्पेसिफिकली। ओके, so now we start with the topic of shoulder impingement, that is the topic of the video of today. इसको बहुत शॉर्ट रखेंगे हम, इसको बहुत रिफाइन क्रिस्प रखेंगे ताकि यू गेट एन आइडिया व्हाट आई एम सेइंग। आपको इसमें से कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप और थ्रू द प्लेटफॉर्म वी पुट ओवर, राइट। तो कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग पेपर पढ़ना हो जो हम अभी यूज़ करने वाले हैं या यूज़ करेंगे, यू कैन जस्ट मैसेज अस, और ऑनलाइन तो ये सब अवेलेबल है ही है। ओके, सो क्लासिक शोल्डर इम्पिंजमेंट जो हम सब ने एट रेपिटेटिवली पढ़ा है कि देयर इज समथिंग विच इज़ ब्लॉकिंग द रेंज ऑफ मोशन इन माई शोल्डर, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू लिफ्ट माई आर्म अप, आई एम नॉट एबल टू फ्लेक्स और आई एम नॉट एबल टू एबडक्ट, राइट। कुछ बोलते हैं कि मेरा हाथ इस रेंज में रुक गया है, राइट। We can see in the second figure कि there is a female who has a painful arc, and maybe the bursa is impinging, maybe the acromion is impinging, or maybe the tendon is impinging somehow, right? These are some of the possibilities of impingement, anatomical impingement. So अभी मैं इस पूरी वीडियो में external impingements की बात करूँगा, ठीक है, जो जॉइंट के अराउंड है, ना कि जो जॉइंट के पास अंदर है या जॉइंट पे है, ठीक है। तो जॉइंट इंटरनल इम्पिंजमेंट कुड बी आइदर द कैप्सूल और समथिंग लाइक दैट, बट अभी हम सिर्फ एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट की ही बात कर रहे हैं इस पूरी वीडियो में, जो कि सबसे कॉमन भी है। सो शोल्डर इम्पिंजमेंट के रीजंस होते हैं जो हम बता रहे हैं, क्लासिक टेंडन का इन्वॉल्वमेंट होना, एक्रोमियम जो हमारा एक्रोमियम प्रोसेस है वो इम्पिंज करता है, या बर्सा इम्पिंज होता है। दीज आर थ्री मेन कॉजेज विच वी से। बट अगर ये सब क्लियर है हमें कि अगर ये इम्पिंज हो रहा है, ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इम्पिंज हो रहा है, देन इस बचा ही क्या है अब, मतलब क्लियर तो है सब कुछ। वी हैव अ डायग्नोसिस दैट इट इज़ इम्पिंजिंग एंड इट्स गुड, राइट। तो इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी लाने की क्या ज़रूरत है? कॉम्प्लेक्सिटी लाए नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी खुद ही आ गई थी कि शोल्डर इम्पिंजमेंट जो सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट है, इट इज़ अ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर और अ मिथ। ये क्वेश्चन लोगों के माइंड में आया, कैसे आया ये क्वेश्चन माइंड में? ये पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है, यू शुड डेफिनेटली हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड मे बी लुक ओवर दिस पेपर। ये फ्रीली अवेलेबल है गूगल पे, पबमेड में मिल जाएगा आपको। And this is a very refined paper of why it is also associated as a myth also these days. So this is the evidence which tells us कि कुछ स्टडीज़ हुई, ठीक है। उन स्टडीज़ में लोगों ने जो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम को डायग्नोसिस हुआ है, हमारा इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, उसको लोग देख रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है, राइट।
तो आपके सामने भी है, अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे. First is there was no relationship between acromial humeral distance and pain in adults with subacromial pain syndrome. तो लोगों का कहना है कि यहाँ पे स्पेस कम हो गया है शोल्डर में, मेरे एक्रोमियल सब एक्रोमियल स्पेस कम हो गया है, इसकी वजह से मेरा शोल्डर रेंज ऑफ मोशन ऊपर नहीं जा रहा, मुझे पेन हो रहा है, मुझे डिसेबिलिटी हो रहा है. ये जो चीज़ थी वो गलत प्रूव हुई. सिस्टमैटिक रिव्यू में ये चीज़ पाई गई कि दैट there was no consistent pattern regarding correlation between the acromiohumeral distance and the pain or the disability. Okay, there was no consistent relationship. ऐसा नहीं है कि जिसका पेन कम है उसको सिम्टम्स है या ज़्यादा है. एंड सेकेंड थिंग इज़, आप सबका डाउट होगा कि अगर कुछ इम्पिंच करा उसको निकाल दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा. नहीं, ऐसा भी नहीं है. सबएक्रोमियल डीकम्प्रेशन जब हम करेंगे, मे बी वी रिमूव द बर्सा और वी रिमूव द एक्रोमियल प्रोसेस. कुछ लोगों के एक्रोमियल प्रोसेस के साइजेस डिफरेंट होते हैं. ग्रेड 4 टाइप 4 एक्रोमियम इज़ लाइक दिस हुक्ड शेप, जो कि प्रॉबिलिटी करता है कि इसको इम्पिंच करे एंड इट कुड लीड टू डिसेबिलिटी, जो कि हम हमेशा देखते हैं पेशेंट्स में. उस चीज़ में भी अगर हमने डीकम्प्रेशन कर दिया, हमने उस पार्ट को निकाल दिया, हमने बर्सा निकाल दिया, हमने एक्रोमियल प्रोसेस निकाल दिया, फिर भी पोस्ट ऑप पेशेंट का रिकवरी नहीं होता है. पेशेंट स्टिल सफ़र्स फ्रॉम द सिम्टम्स. तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमें लग रही थी हमने वो निकाल दी, बट फिर भी सिम्टम्स ठीक नहीं हुए. इसका मतलब ये है कि कुछ और इन्वॉल्व है. राइट, दिस इज़ द डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो चीज़ हम सोच रहे थे वो चीज़ है ही नहीं, तो क्या है. हमें पेशेंट्स को आंसर भी कर रहे हैं कि क्या दिक्कत है. राइट. सेकेंड इज़ कि the top line, in 2021 Hunter et al. ने बताया कि individuals with subacromial impingement syndrome has a larger acromiohumeral distance and greater supraspinatus tendon thickness than controls. मतलब जिसको impingement syndrome डायग्नोस हुआ था उसमें जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, और मतलब टेंडन जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, rather than उल्टा होना चाहिए था, है ना. क्योंकि क्या लोग बोलते हैं कि टेंडन रब हुआ तो टेंडन पे इन्फ्लेमेशन होगा, क्योंकि वो रब कर रहा है एक सरफेस से बार बार, मे बी द क्रोमियम और एनीथिंग एल्स. राइट. तो दीज थिंग्स आर लाइक कि ये सब तो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं. राइट. तो वही एक और पेपर आया उसके बाद, जो रोटेटर कफ डिजीज़ होते हैं उसमें डीकम्प्रेशन सर्जरी करने के बाद कुछ बेनिफिट आया, नहीं बेनिफिट आया. एंड ऑल्सो देर इज़ अ थिंग विच इज़ ऑल्सो मैंशनड इन द लिटरेचर दैट कि whenever anything is rubbing, right, this is a bone, for example, this is the acromial tip, and अगर मेरा टेंडन उस पर रब कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक्रोमियम है और ये मेरा सुप्रास्पिनेटस टेंडन है, इसके नीचे से जाता है. अब ये मेरा टेंडन ऊपर से रब करेगा ना, अगर इम्पिंच करेगा तो इसको रबिंग होनी चाहिए. तो ये जो सरफेस है, दिस शुड बी इन्फ्लेम्ड एज पर पीपल, एज पर थ्योरी एंड एज पर बायोमैकेनिक्स, एज पर बेसिक ह्यूमन फिजिक्स. बट ऐसा नहीं है. अगर ये रब करता है, अगर ऐसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये रब कर रहा है, इन्फ्लामेशन हमें नीचे वाली सरफेस पे शो हो रही है, rather than the superior surface we see inflammation in the inferior surface, जो कि एक और कॉन्ट्राडिक्टिव थाट है कि होना तो सुपीरियर चाहिए था बट इन्फीरियर हुआ. तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर पॉइंट विच वी हैव अ क्वेश्चन दैट कि इम्पिंजमेंट नहीं है. तो एक्रोमियम निकाल के देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है. बर्सा निकाल के देख लिया, कुछ दिक्कत नहीं है. सब एक्रोमियल स्पेस को बढ़ा कर देख लिया, कुछ नहीं हुआ. इम्पिंजमेंट हो रही है बट इन्फ्लामेशन इन्फीरियर है, सुपीरियर नहीं है. ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये हमें डायरेक्ट करते हैं कि कुछ और है. जो लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि सुपीरियर सरफेस पे नहीं, इन्फीरियर सरफेस पे इन्फ्लामेशन हो रही है, इसका पॉसिबल थ्योरेटिकल रीज़न एज पर डिफरेंट साइंटिस्ट में जो टेंडनोपैथी में जिन्होंने बहुत काम किया, जिल कोक, उन्होंने बोला है कि दिस इज़ बिकॉज द टेंडन इज़ कंप्रेसिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द इन्फीरियर साइड, और कंप्रेशन हो रहा है उस टेंडन का, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है. तो it is mostly a tendon issue rather than anatomical, maybe mechanical issue. So mechanical diagnosis of impingement theory की this is due to this structure is being relegated with time. अब इसको टाइम बहुत लग रहा है इस चीज़ को आने में, right? So definitely
इन सब एविडेंस के साथ हमें समझ लग रहा है कि इट इज़ नॉट द एनाटमी, इट इज़ नॉट द बायोमैकेनिक्स, राइट? तो अगर एनाटमी और बायोमैकेनिक्स नहीं है तो क्या है? दैट इज़ द फर्स्ट, द ओनली क्वेश्चन ऑफ इट, एंड फ्रैंकली नो वन नोज इट येट. दिस इज़ द रियलिटी कि हमें नहीं पता है कि ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं एंड इनको ठीक कैसे करना है या नहीं करना है. वो दैट्स सेपरेट क्वेश्चन ऑफ अनदर वीडियो. बट अगर वो चीज़ नहीं है तो क्या है, और वो हमको नहीं पता है. इसीलिए एक डायग्नोसिस का नाम डेवलप हुआ विच इज़ अ वेरी वेग डायग्नोसिस, बट दिस इज़ ओनली थिंग वी हैव, दैट इज़ RCRPS, दैट इज़ rotator cuff related pain syndrome. So rotator cuff pain related pain syndrome is something which we don't know what is causing the shoulder pain, but we are assuming it is mostly because of maybe some muscle imbalance, or maybe some rotator cuff issues, maybe something psychological also, and different also other factors in an injury, and it is multifactorial. That is the only thing which we know. And so we renamed it everything. We have renamed every diagnosis of shoulder related to the rotator cuff. That is, umbrella term हमने एक बना दिया है अब. जो भी सबएक्रोमियल पेन सिंड्रोम है, जो भी सबएक्रोमियल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, रोटेटर कफ टेंडनोपैथी है, सबएक्रोमियल बर्साइटिस है, इन सब चीज़ों के लिए हमने बस एक ही टर्म हम लेटेस्टली यूज़ करते हैं, दैट इज़ रोटेटर कफ रिलेटेड पेन सिंड्रोम या रोटेटर कफ पेन सिंड्रोम. नॉर्मली बस आपके पास कोई पेशेंट आएगा, यू हैव टू राइट अ डायग्नोसिस रिगार्डिंग टू दैट. यू शुड नाउ राइट रोटेटर कफ रिलेटेड पेन सिंड्रोम, है ना? क्योंकि इन आप पेशेंट को कैसे समझाओगे कि आपको इम्पिंजमेंट है ना, जबकि इम्पिंज तो कुछ कर ही नहीं रहा है. दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. एंड पेशेंट को हमेशा लगता रहेगा कि कुछ इम्पिंज हो रहा है. अगर उसको निकालेंगे नहीं तो वो ठीक नहीं होगा. जबकि एक्सरसाइज थेरेपी के बाद, एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल्स के बाद पेशेंट इम्प्रूव किए हैं, एंड वी नो दैट. तो हम चाहते हैं पेशेंट एक्सरसाइज पे फोकस ज़्यादा करे rather than focusing on the thing which is impinging, right? So this is very important, and this makes a great psychological impact on the patient also कि सिर्फ एक्सरसाइजेस से मे बी आई वोंट बी बेटर, है ना? कि जब तक ये चीज़ यहाँ से फंस कर निकल नहीं जाएगी, मतलब फंसी जो चीज़ है वो निकल नहीं जाएगी, तब तक मैं ठीक नहीं हूँगा. दैट इज़ द मेंटालिटी विच पीपल डेवलप, विच पेशेंट्स डेवलप आफ्टर वी read an MRI, after we do different tests of impingement, Hawking-Kennedy, O'Brien's, etc. I might not be very specific or correct with the names, but ये tests हैं सारे for specifically impingement syndrome. That is of no use for now. So we don't know why the symptoms are present, right? As I just told. But what we should tell the patients? इम्पिंजमेंट उनको बोल नहीं सकते क्योंकि है नहीं, वी आर नॉट श्योर. कुछ और हमको पता नहीं है क्योंकि अभी तक इतना इस पर काम नहीं हुआ है. तो व्हाट शुड वी से? दिस इज़ अ स्लाइड ऑफ फिजियो ट्यूटर्स. उन्होंने बोला है कि सो देयर इज़ एन इशू विद द मसल एंड द टेंडन ऑफ द शोल्डर. दे लैक स्ट्रेंथ, दे लैक कैपेसिटी, दे लैक टॉलरेंस एंड फिटनेस, एंड दैट इज़ द थिंग which is the reason of your pain. And all these issues, strength, the capacity, the tolerance and the fitness, is directly and indirectly related to exercise and also the patient education. So दो approaches ही रहेंगी हमारी, patient education and exercise therapy for at least 12 weeks. अगर मैं बोलूँ, I don't want to make any recommendations for now, and it is not right, but as per what I've read, it is being implied like that only. So I am not suggesting that this whole video should be taken as a clinical advice, but mostly as a educational content only. So how we manage this? If we know now कि we don't know anything, हमें पता है कि जो चीज़ दिक्कत दे रही है वो हमें नहीं पता कि वो क्या है, बट ये ज़रूर पता है कि वो क्या दिक्कत नहीं दे रही है. How do we deal with this patient? Of course, I just told you that exercise therapy and all, but वो एग्जैक्ट जो हमारा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, वो बहुत डिफरेंट है एंड बहुत इलेबोरेटेड है, जो कि इस वीडियो का पार्ट नहीं है. एंड यू शुड रीड फॉर योर सेल्फ नाउ ऑल्सो
कि अब आपको एक सी चीज़ समझ आ गई कि दिस इज टाइप ऑफ डायग्नोसिस विच आई हैव रेड फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मे बी कुछ लोग ऑर्थोपेडिक सेकेंड ईयर में पढ़ना शुरू कर देते हैं, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, एंड उनको ये डायग्नोसिस हमेशा इनकाउंटर होता है कि दिस पेशेंट इज़ हैविंग इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, जो कि बहुत सारे जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो क्लिनिशियंस हैं, जो अभी भी इस सिंड्रोम को अपने कार्ड्स पे अपने पेशेंट्स को बताते हैं, एंड इवन दे डू सर्जरी फॉर दैट। मोस्ट ऑफ द सर्जन्स डू सर्जरी फॉर दैट इन इंडिया स्पेसिफिकली, एंड विच इज़ ऑफ नो यूज़, राइट? आपके सामने यू हैव जस्ट रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स in the previous slides. There is no meaning of that, and I'm not saying that every patient is the same which we have discussed today, but at least we should focus and make room for the uncertainties which we are trying to encounter, right? So we don't know, and how to manage it. You should start reading by yourself, because this is how evidence based practice is evolved. Okay, so I hope so this video was informative for you. This was new to you guys, because this topic, when I read it, was also quite surprising, exciting, very shocking, and equally very very interesting. And I hope so you read more about this syndrome, this whole pathology. अपने लिए पढ़ो इस चीज़ को, खुद अपनी चीज़ों को पढ़ के डिसीजंस लो, rather than कोई भी मेरी वीडियो हो या हमारी वीडियो हो या कोई भी XYZ इंसान का वीडियो हो, उसके बाद उसको पढ़ने के बाद अपनी रिसर्च, अपनी एजुकेशन कंटेंट को पढ़ने के बाद, बुक्स को पढ़ने के बाद, यू रीच अ डिसीजन. दैट इज़ द वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू. Just don't blindly follow anyone, and I hope so we come with a video again, another video, and you guys can get information from such videos. So please subscribe this new channel of Movement Care Lab. This is a small initiative. We were trying to grow it into big things, and thank you so much. I hope so you have a good day.